जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। प्रिय अभ्यर्थियों, डीआईए एवं दक्षिणमुखी शिक्षण संस्थान के संयुक्त प्रयास से संचालित इन निःशुल्क कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं बाल सुब्रमण्यम संविधान की कक्षाएं ले रहा हूं और आइए बढ़ते हैं आज संविधान की अगली कक्षा में और उसका विषय है संविधान के प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो भारत का संविधान जो है विश्व के सभी संविधानों से उधार लिया हुआ संविधान है, फिर भी अपनी विशिष्ट विशेषताओं के लिए ये एकदम अद्वितीय है अन्य संविधानों से। क्यों? क्योंकि सभी संविधान को मिलाकर के जो भी अच्छी बातें भारतीय नागरिकों के लिए हो सकती थी, उन सभी चीज़ों का सम्मिश्रण भारतीय संविधान में किया गया है और इसी का फायदा जो है भारतीयों को भी आज तक मिल रहा है। 1949 में अपनाया गया जो भारतीय संविधान है, उनके जो वास्तविक लक्षण हैं उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा चुके हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73, 74 जो 97वें संविधान संशोधन है, उन संशोधनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और इन सभी जो संशोधन है उन्हें हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसलिए आज सिर्फ इसका मतलब संविधान के नाम के बारे में हम जानेंगे। इन संशोधनों को हम अगली कक्षा में विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान में जो बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुए हैं, इसलिए इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब केशवानंद भारती के केस में जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने यह एक निर्णय दिया कि जो भारतीय संसद है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके जो मूल ढांचे हैं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हो गई भारतीय संविधान के बारे में कुछ बातें। अब उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, अब संविधान को दो भागों में बांटा जाता है, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान के उदाहरण की बात करें तो अमेरिका, जिसमें 4 पन्नों का लिखित संविधान है, उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन अलिखित संविधान में उदाहरण के तौर पर बात करें तो ब्रिटेन का नाम आता है। ब्रिटेन में किसी भी प्रकार का लिखित संविधान उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके जो शासनकाल में मैग्ना कार्टा और जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उन्हें संसद ने संभाल कर रखा है और उन्हीं में नियम कायदे जो भी बनाए जाते हैं उन्हीं में आमूलचूल परिवर्तन करके उनकी शासन व्यवस्था को कंटिन्यू किया जाता है, सुचारू रूप से चलाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसलिए इसे अलिखित संविधान कहा जाता है कि संविधान को किसी एक किताब में उन्होंने संकलित नहीं किया है, अपने बनाए गए नियम कायदे जो संसद और सर्वोच्च न्यायालय में बनाए जाते हैं उनके आधार पर वो अपने राज्य व्यवस्था का संचालन करते हैं। ठीक है, अब भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसमें 234 पन्ने हैं। ठीक है, और अमेरिका के संविधान में केवल 4 पन्ने हैं और ब्रिटेन का संविधान जो अलिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए भारतीय संविधान को सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है, और यह बेहद समग्र और विस्तृत है क्योंकि इसमें हर अनुच्छेद में जो भी नियम है उसमें विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है कि इस नियम का पालन या इस नियम में क्या क्या उल्लेखित है और इसका किस प्रकार से क्रियान्वयन होना है। ठीक है, अब जो 1949 का जो संविधान था, ठीक है, मूल रूप से उसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में बात करें तो इसमें 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 5 अनुलग्नक है और 105 संशोधन। ठीक है, अभी तक 127 संविधान संशोधन विधेयक जो है प्रस्तुत हुए हैं संसद में, लेकिन उसमें से केवल 105 ही पारित हुए हैं, इसीलिए संविधान संशोधनों की संख्या 105 मानी जाती है अभी के वर्तमान स्थिति में। ठीक है, अब भारतीय संविधान के विस्तृत बनाने के पीछे जो है संविधान निर्माताओं का क्या कारण था? सबसे पहला कारण था भौगोलिक स्थिति। भारत के चारों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अगर हम बात करें तो भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है और वहां पर रहने वाले लोग भी सामाजिक तौर पर अलग हैं, तो सभी को समान रूप से भारतीय नागरिक के रूप में देखने के लिए जो नियम हैं संविधान में बनाए गए हैं, इसीलिए उन्होंने सारे भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान का संकलन किया है। ठीक है, अब दूसरा जो है 1935 जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसमें से अधिकांशतः नहीं, सारा जो मूल ढांचा है संविधान का इसी अधिनियम पर आधारित है। जितने भी इसमें प्रशासनिक अधिनियम है और शासन के अधिनियम है, इसमें से महत्वपूर्ण अधिनियम लिए गए हैं। ठीक है, इसीलिए यह अधिनियम बहुत विस्तृत भी हो जाता है।
क्योंकि वह उस समय ही लिखित रूप से हमारे पास उपलब्ध था। अब तीसरा जो है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र राज्यों के लिए एकल संविधान। अब जम्मू कश्मीर को छोड़कर क्यों? क्योंकि जब आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के राजा जो हरि सिंह है वो भारत में शामिल होना चाहते थे, तो उन्होंने एक नियम यानी कि एक शर्त रखी थी भारत के लिए कि जम्मू कश्मीर को एक प्रिविलेज स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो इसके लिए नेहरू जी ने हाँ कहा था, लेकिन यह प्रावधान जो था बिल्कुल भी एक ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के लिए जो यह प्रावधान था वो मतलब स्थिर नहीं था, इसमें बाद में परिवर्तन किया जाना था, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते यह हो ना सका और यह लंबे तौर पर आज तक जारी रहा, जब तक कि मोदी गवर्नमेंट ने इसे हटा नहीं दिया। ठीक है, अब चौथा जो है, संविधान सभा में कानून विषयों के विशेषज्ञों की प्रभुत्व। आजादी के पूर्व जो है वकालत जो है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय था। जैसे हमारे पिछले के दशक में इंजीनियरिंग था, वैसे ही उस समय वकालत बहुत ही लोकप्रिय था और जितने भी अच्छे लोग थे वो इंग्लैंड या विदेश वकालत करने जाते थे। इसलिए उस समय जो हमारे संविधान सभा थी उसमें कानून विशेषज्ञ बहुत ज़्यादा थे। अब भारतीय संविधान के जो शासन के मौलिक सिद्धांत तो के साथ ही प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। ठीक है, शासन के मौलिक सिद्धांत में अगर देखेंगे तो हमारे विधायिका संबंधी, संसद संबंधी जितने भी नियम हैं और साथ ही साथ जो प्रशासनिक प्रावधान किए गए हैं वो सारे इसमें मिलते हैं। अब विभिन्न स्रोतों से विहित डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब संविधान निर्माण पूर्ण हो गया था तो उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद हुआ है। यदि आप किसी भी चीज़ को छानेंगे तो एक रिफाइंड प्रोडक्ट उससे प्राप्त होता है। तो ये बताना चाह रहे थे कि हमारा भी संविधान जो है एक परिष्कृत संविधान है। ठीक है, अब भारतीय संविधान का जो ढांचागत हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, हमने पहले देख लिया। अब संविधान का जो दार्शनिक भाग है वो अमेरिकी और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और संविधान का जो राजनीतिक भाग है, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि जो प्रशासनिक प्रावधान और शासन के मौलिक प्रावधान ये 1935 से सीधे ही ले लिए गए हैं बहुत सारे प्रावधान। ठीक है, तो ये जो राजनीतिक भाग है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। इसके बारे में हम और विस्तृत में जानकारी लेंगे कि किस देश के संविधान से कौन से संविधान के तत्व लिए गए हैं। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ जानकारी इसलिए है क्योंकि हम विशेषताओं के बारे में जानना है। अब संविधान के जो अन्य प्रावधान हैं उसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस और जापान जैसे देशों से भी बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर जो प्रशासनिक विवरण है वो 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, अब भारतीय संविधान का लचीलापन होना और कठोरता का समन्वय, इसे नम्यता या अनम्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, अब कोई भी संविधान कठोर कब होगा? जब उसमें संविधान संशोधन के लिए जो नियम है वो बहुत ही कठिन होंगे। और ठीक है, अब लचीला संविधान ऐसे संविधान को कहेंगे जिसमें किसी भी संविधान संशोधन को आम नियमों की तरह ही पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कठोर संविधान यदि हम बात करें तो अमेरिकी संविधान एक कठोर संविधान है जहां पर दोनों सीनेट में पास करने के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वह संविधान संशोधन हो पाता है। लेकिन यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में किसी भी संविधान संशोधन को किसी आम नियम के तहत ही आम बहुमत से ही पास कर दिया जाता है। तो ये दोनों प्रकार के कठोरता, ठीक है, और लचीलापन, ये दो प्रकार के उदाहरण हो गए। लेकिन भारत जो है ना ही लचीला है, ठीक है, और ना ही कठोर है, ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है। और इसका एक उदाहरण ये है कि अनुच्छेद, ठीक है, 368 के तहत दो प्रकार से संविधान संशोधन किए जाते हैं। पहला विशेष बहुमत से संशोधन हो सकता है और दूसरा विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। ये दोनों ही आर्टिकल 368 के तहत होंगे और ये दोनों ही जो प्रक्रिया कहलाएगी कठिन या कठोर प्रक्रिया कहलाती है। और दूसरा, संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि आम विधायी प्रक्रिया के तहत संसद में
सामान्य बहुमत से पास करा लिए जाते हैं। तो ये लचीलेपन का उदाहरण है। तो इस प्रकार जो भारत का संविधान है वो ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। ठीक है, अब भारतीय संविधान में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघ व्यवस्था, एकात्मक भी है और संघीय व्यवस्था, दोनों का मिला जुला स्वरूप है भारतीय संविधान। कैसे? ठीक है, अब भारत का संविधान जो है संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे दो सरकार शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका। लेकिन भारतीय संविधान में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। अब इसके उदाहरण क्या होंगे? एक सशक्त केंद्र, केंद्र के पास राज्य से ज्यादा शक्ति होती है। एक संविधान, संविधान के अलावा जो केंद्र या देश में संविधान लागू है वो राज्यों में भी लागू है। ठीक है, एकल नागरिकता, यदि किसी राज्य की, यानी कि आप किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, आप भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। जैसे अमेरिका में होता है, आप किसी राज्य के नागरिक है तो उस राज्य की नागरिकता भी आपके पास होती है और देश की भी होती है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यदि आप भारत में कहीं भी जन्म ले, किसी भी राज्य में जन्म ले, आप भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। तो हो गए एकल नागरिकता। संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा ही राज्य और केंद्रों में अपनी सेवाएं देते हैं, और आपातकालीन प्रावधान, ये सारे जो हैं भारतीय संविधान के एकात्मकता की ओर इंगित करते हैं। अब भारतीय संविधान में संघीय शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन जब अनुच्छेद 1 के बारे में बात आती है तो उसमें लिखा गया है क्या? भारत का, है ना, भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। ठीक है, अब इसके दो तात्पर्य निकलते हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब राज्य अपनी मर्जी से भारत को छोड़ नहीं सकते, ये पहले वाले का है तात्पर्य, है ना। लेकिन भारत जो है किसी भी राज्य को काटकर एक अलग राज्य का निर्माण कर सकता है, जैसा हुआ भी है हमारे साथ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का उद्भव हुआ है। तो इस प्रकार, ठीक है। अब भारतीय सरकार, मतलब सरकार का संसदीय रूप, भारतीय संविधान में अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली को स्वीकार न करते हुए ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया। इसका एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि जो ब्रिटेन है वो भारत पर शासन कर रहा था, और उसकी जो संसदीय व्यवस्था से भारतीय ज़्यादा अपनापन महसूस करते थे, क्योंकि वो तब से देखते चले आ रहे थे कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है। इसलिए शायद हमारे जो संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, अब संसदीय व्यवस्था जो है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब विधायिका कोई कानून बनाएगी और कार्यपालिका द्वारा उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। भारत में संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालक। और वास्तविक में बोलेंगे तो प्रधानमंत्री हो गए केंद्र में, राष्ट्रपति हो गए नाम मात्र के हमारे राष्ट्राध्यक्ष, राज्यों के बारे में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हो गए वास्तविक, और नाम मात्र के राज्यपाल। ठीक है, अब ये बहुमत दल, जो बहुमत वाले दल की सत्ता, अब केंद्र में हो या राज्य में हो, जो सत्ता के पास बहुमत होता है उसी की सरकार का गठन होता है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, कार्यपालिका जो भी क्रियान्वयन करती है वह विधायिका के प्रति सीधे जवाबदेह होती है। ठीक है, और किसी के प्रति नहीं, क्योंकि विधायिका जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से निर्मित होता है, इसीलिए उनकी जवाबदेही अप्रत्यक्ष रूप से जनता की ओर और प्रत्यक्ष रूप से विधायिका की ओर होती है। ठीक है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, जितने भी मंत्री होंगे विधायिका के सदस्य होंगे, संसद के सदस्य होंगे। जो उसके सदस्य नहीं है वह मंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते। यदि कर भी रहे हैं तो 6 महीने के अंदर उन्हें किसी भी क्षेत्र से संसद चुना जाना चाहिए। ठीक है, अब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का नेतृत्व, अब ये जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं वह बहुमत दल के ही यानी कि सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और निचले सदन के विघटन, लोकसभा और विधानसभा, ये दोनों जो है निचले सदन कहलाते हैं क्योंकि इसका विघटन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भारत में संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं।
और भारत की जो संसद प्रणाली है ब्रिटिश की संसद प्रणाली पर आधारित है, परंतु दोनों में मूलभूत अंतर है, क्योंकि भारतीय संसद जो है ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। अब इसका कारण क्या है? भारत में गणतंत्र है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, और ब्रिटेन में राजतंत्र है जो उत्तर अधिकारिता पर आधारित है। ठीक है, इसलिए भारतीय संसद जो है उसे संप्रभु नहीं माना जाता। अब संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारत की जो संसद है उसकी संप्रभुता का जो नियम है ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, लेकिन न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, उसी प्रकार भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो अमेरिका के जो न्यायालय है उससे कम है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का पालन होता है, अर्थात विधि के आधार पर न्यायाधीश अपने स्वविवेक का अधिकार का प्रयोग करते हुए वहां पर न्याय के लिए जो है निर्णय देता है, न्याय करता है। लेकिन भारत में क्या किया गया? विधि द्वारा स्थापित, यानी जो नियम लिखे गए हैं उसी के आधार पर आपको न्याय देना है। इसलिए तो कहा जाता है ना, सबूत के आधार पर। भारत में सबूतों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, बल्कि अन्य जगह पर जैसे विधि की नियत है तो वो सारे प्रक्रियाओं को देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, उसके बाद अपने स्वविवेक, कभी कभी अपने स्वविवेक के आधार पर जो न्यायाधीश जो है न्याय का निर्णय करता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, वहां सबूत के आधार पर और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के आधार पर ही न्याय का निर्धारण होगा। ठीक है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का उपयोग करके संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, न्यायालय जो है यदि कोई नियम या कानून जो है उसे लगता है कि असंवैधानिक है, संविधान से इतर है, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन संसद भी इस तरह, ठीक है, अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके संविधान के बड़े भाग में संशोधन कर सकता है। ठीक है, 368। लेकिन इसमें भी एक क्लॉज है कि आप संविधान के मूलगत जो ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उसके निचले स्तर पर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय जो है संघीय अदालत है, यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। यदि कोई व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, उसे हाई कोर्ट या निचले स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा हाई कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपील कर सकता है। ठीक है। अब शीर्ष न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इसके लिए बहुत सारे प्रावधान जो है संविधान में किए गए हैं, जैसे कि न्यायाधीश के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीश के लिए निर्धारित सेवा शर्तें इनके लिए बिल्कुल ही अलग होती है और इसमें किसी भी मतलब संसद या उसके सदस्यों का हस्तक्षेप नहीं होता। भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन किया जाता है। ठीक है। अब विधायिका में न्यायाधीश के कामकाज पर रोक पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन सिर्फ संसद में ही ऐसा हो सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक। कोई भी सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है पुनः काम के लिए किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता है, और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति ये भी संसद के पास है, जो कि पूर्ण बहुमत के आधार पर ही किया जा सकता है। ठीक है। अब 8वां विशेषता है हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। ठीक है। अब मौलिक अधिकारों में समानता अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, हमने देखा भी। मौलिक अधिकारों की सीमाएं हैं, ठीक है, लेकिन यहां ये भी परिवर्तनीय होते हैं। संसद इन्हें संविधान में संशोधन कर सकता है। ठीक है। इसके माध्यम से उसे या तो समाप्त कर सकता है या तो उससे जो शक्तियों में कटौती कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सारे जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें स्थगित किया जा सकता है, ऐसा हमारे संविधान में उल्लेखित है। तो ये मौलिक अधिकार के रूप में संविधान की कुछ विशेषताएं थी। अब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर। यह भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पहला सामाजिक, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदारवादिक। सामाजिक, सभी को समाज में रहने वाले सभी वर्ग और सभी धर्म के लोगों को समानता प्रदान करना। गांधीवादी अर्थात अहिंसावादी, और उदार बौद्धिक यानी कि सभी नागरिकों के प्रति जो
सरकार या केंद्र है वो उदारता पूर्वक नियमों का निर्धारण करेगी और ऐसे करेगी कि वह उनके सर्वांगीण विकास में सहायक हो। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य जो है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। अब सामाजिक लोकतंत्र का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे समाज का निर्माण करना जहां स्वाधीनता, समानता, ठीक है, स्वाधीनता, समानता का और भ्रातृत्व को बढ़ावा दिया जाए, ऐसे समाज का निर्माण करना। और ये सामाजिक लोकतंत्र का जो व्याख्या है वो B.R. अम्बेडकर जी द्वारा की गई है, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। और आर्थिक समानता, किसी भी आर्थिक वर्ग का व्यक्ति यदि शासकीय कार्यालय में जाता है किसी भी कार्य के लिए तो उसे केवल आर्थिक आधार पर भेदभाव के साथ नहीं किया जा सकता। यह आर्थिक लोकतंत्र है, ठीक है। अब देश की शासन व्यवस्था में देश की शासन व्यवस्था में मौलिक सिद्धांत, ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है, वह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए, ठीक है, और लागू कराना राज्य का नैतिक कर्तव्य होता है। यह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राज्यों का यह नैतिक कर्तव्य है कि ये इन कानूनों को भारत में लागू कराएं। अब 10वां आता है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है, इसे मूल संविधान में, ठीक है, इसे सवर्ण समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। उस समय आपातकाल था और उसी समय बहुत सारे मुख्य संविधान संशोधन किए गए थे, इसीलिए इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले ही देखा है। अब नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही मौलिक कर्तव्य जो है वो कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये एक कर्तव्य के रूप में है, यानी कि अपने स्वेच्छा से आप इसका पालन कर सकते हैं। तो ये एक संविधान की विशेषता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसके बारे में हमने काफी विस्तृत चर्चा की है कि किसी भी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को समान अधिकार व समानता का अधिकार हमारे भारत में देगा। तो इस प्रकार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में संविधान में सारी बातें वर्णित हैं। अब 12वां जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार जो है, ये इसकी विशेषता है। क्यों? पहली बात तो इस प्रकार का जो वयस्क मताधिकार का अधिकार को संविधान में जोड़ना एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग था। कब? जब भारत एक गुलामी से उभरते हुए एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उद्भव हुआ था उसका। उस समय इस क्लॉज को जोड़ना बड़ा ही साहसिक कार्य था, क्योंकि उस समय लोग जो है स्वयं में नहीं जानते थे कि उनके पास क्या अधिकार है क्या नहीं है। इसलिए ऐसा वयस्क व्यक्ति जो सोचने और समझने में सक्षम है, वैसे व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देता है, आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, ठीक है, और समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा का अवसर देता है और साथ ही साथ कमजोर वर्गों के लिए एक नई आशा का किरण देता है, ठीक है। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है उसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष की जो आयु थी उसे 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। ये जो 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, लेकिन जो लागू हुआ है नियम वो 1989 में हुआ है, ठीक है। अब एकल नागरिकता, भारतीय संविधान, ठीक है, एकल और संघीय संविधान का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें जो है नागरिकों के लिए केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमने देखा कि किस प्रकार इसमें एकत्व और संघीय गुण दोनों मौजूद है भारतीय संविधान में, ठीक है, लेकिन फिर भी भारतीयों के लिए एकल संविधान का ही प्रावधान किया गया है। हमने पहले ही चर्चा की है कि अमेरिका जैसे देश में राज्य और केंद्रों के लिए दो अलग अलग नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में नागरिक चाहे किसी भी राज्य में रहता हो या किसी भी राज्य में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन भारत के लिए उसका नागरिकता एक ही होती है, उसमें किसी प्रकार का भी भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाता। अब संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का सपना देखा था और इसीलिए उन्होंने एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में किया। अब स्वतंत्र निकाय, भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका, सरकार और न्यायिक अंग ही नहीं है उपलब्ध कराता, साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे स्वतंत्र निकाय हैं
जो इन सभी के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग, हर 5 वर्ष बाद भारत में चुनाव होते हैं और उनकी सारी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है। ये एक निष्पक्ष आयोग है, ठीक है। इस पर किसी भी समिति या फिर किसी भी सरकार का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रहता, यह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाती है, ठीक है। दूसरा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, जिसे कैग भी कहते हैं। अब ये केंद्र और राज्य के बीच जितने भी लेन देन होते हैं, वित्तीय लेन देन, उन सब का लेखा जोखा कैग द्वारा किया जाता है। और तीसरा, लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, यहीं से चुने हुए सेलेक्टेड जो अधिकारी बनते हैं वही इन सभी समितियों में जाते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है। और 15वां है आपातकालीन प्रावधान। भारत में आपातकालीन स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने हेतु राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों का व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब इन प्रावधानों का संविधान में शामिल करने का उद्देश्य केवल यही था कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, है ना, इनकी सुरक्षा की जाए और देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षित रहे, ठीक है। अब संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन की विवेचना है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 में वर्णित है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में वर्णित है। इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब इसका चैप्टर इस पर आएगा, ठीक है। अब आपातकाल के दौरान जो है देश की पूरी सत्ता केंद्र के पास चली जाती है, ठीक है। राज्य केंद्र के नियंत्रण में भी चले जाते हैं। इसे संविधान में संशोधन किए बगैर जो संविधान का जो देश का ढांचा है वो एकात्मक हो जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार के पास सारी सत्ता, राज्य के पास जितने भी अधिकार थे वो केंद्र के पास चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो भारत का जो स्वरूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एकात्मक। तो ये बिना संविधान संशोधन के हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही होगा, ठीक है। अब आखिरी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे, त्रिस्तरीय सरकार। जब भारत स्वाधीन हुआ था उस समय 2 स्तरीय व्यवस्था थी, हाँ, एक केंद्र एक राज्य। लेकिन 1991 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से गांवों के लिए पंचायत और शहरी निकायों के लिए नगर पालिका और नगरीय निकाय का प्रावधान किया गया। इस प्रकार जो भारत में जो द्विस्तरीय राज्य व्यवस्था थी अब त्रिस्तरीय हो गई है। इसमें पंचायत और नगर पालिका का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो इस प्रकार ये त्रिस्तरीय सरकार जो है भारत में शामिल है, ठीक है। इस प्रकार भारतीय संविधान की जितने भी विशेषताएं थी इन सब को हमने देखा। और आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें हम अब तक के किए गए जितने भी फैक्ट्स हैं उनको वापस पढ़ेंगे, जितने भी संविधान संशोधन है उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं क्लास, और अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।